नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। तो देखो आज जो कि आपका जो जून माह में एक करंट का न्यूज़ था, ब्रिक्स का न्यूज़ था, ठीक है? तो ब्रिक्स आईआर का टॉपिक है आपका पॉलिटी का, जीएस 2 पेपर का। तो इसको आज हम लोग देखेंगे और इसको किस आधार पे देखेंगे कि ब्रिक्स को लेके क्या चुनौतियाँ हैं इस संगठन में और इसमें क्या संभावनाएँ हैं। तो इस आधार पे हम जो कि इसकी चर्चा करेंगे। बेसिक जो होगा तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्रिक्स की क्या-क्या बात है। ये देख लो पहले कौन-कौन से कंट्री ब्रिक्स में है। तो ये आपका इंडिया है, चाइना है, रसिया है और ये आपका साउथ अफ्रीका है नीचे और यहाँ पे ये आपका ब्राज़ील है। तो ये 5 कंट्री है ब्रिक्स में। चलिए देख लेते हैं इसकी इसमें अगर इस पे कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना इंट्रो से। देखिए अगर इसका हम लोग इंट्रो बनाना चाहें तो कैसे बन सकता है, बेसिक से इंट्रो मैंने रखा है। ब्रिक्स का इंट्रो देते हुए ब्रिक्स समूह 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं। कौन सी 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं? भारत, ब्राजील, चीन, रसिया एवं दक्षिण अफ्रीका का गठन वर्ष 2009 में हुआ, जिसमें दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2010 में शामिल हुआ था। तो ये इस तरह से मैंने उसका मतलब कि ये मतलब कि कौन से देश हैं उसके आधार पर इसका इंट्रो मैंने यहाँ पे लिखा है। एक चीज ध्यान रखिए कोट करने के लिए कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको शुरू करेंगे। एक मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर दे दिया है कि ब्रिक्स में मतलब क्या-क्या चीज़ें हैं, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। तो देखो जो ब्रिक्स है वो विश्व की 41% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। अब ब्रिक्स जो कि वर्ल्ड की 29% लैंड का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स देखोगे तो विश्व की 24% जीडीपी का नेतृत्व करता है। अब विश्व में देखोगे तो जो ब्रिक्स है उसका देखोगे तो यह विश्व व्यापार में 16% हिस्सा जो कि का नेतृत्व करता है। तो इस तरह से एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो पिरामिड में ऐसा नहीं कि कोई भी पॉइंट हम आगे पीछे लिखेंगे, नहीं। मैंने बेस देखो नीचे जो कि ज़्यादा बड़ा है उसके ऊपर जो कि थोड़ा कम चौड़ा है बेस इसका, फिर कम होते जा रहा है। तो इसी आधार पे नंबर देखिएगा जो 41% है उसको मैंने इसके नीचे लिखा है, फिर उससे कम 29%, फिर उसके ऊपर 24, फिर उससे कम जो है 16%। तो जो ये आपको ऐसे क मतलब कि आप देख रहे हो ट्रायंगल जो कि धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, इसका आकार मतलब छोटा होता जा रहा है, तो उसी नंबर के आधार पे मैंने इसको रखा है पॉइंट को। तो आप भी इसी तरह रखेंगे, ऐसा नहीं कोई भी पॉइंट ऊपर-नीचे रखेंगे, नहीं। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से देखो आप ट्रायंगल के फॉर्म में थोड़ा-सा स्ट्रक्चरल रूप से ब्रिक्स का बेसिक बातें यहाँ पे आपने बता दिया है। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है ब्रिक्स का? तो यहाँ बताया जाएगा विश्व में शांति, सुरक्षा, विकास व व्यापार में सहयोग देना है। दूसरा पॉइंट बताया जाए कि न्याय संगत व निष्पक्ष वैश्विक स्थापना पर बल देना है। थर्ड बताया जाए कि यूएन जैसे वैश्विक मंच पर इन 5 राष्ट्रों द्वारा सामूहिक रूप से वैश्विक मुद्दों को उठाना है। तो ये इस तरह से कुछ इसके उद्देश्य है। मेनली उद्देश्य इसका यही है कि व्यापार बढ़ाना है आपसी देशों के बीच में, क्योंकि ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के बेस पे ही इनका जो कि गठन हुआ था। उसके साथ-साथ ये और भी कुछ सामाजिक मुद्दों पे बात करता है और यूएन पे अपनी बात रखने के लिए एक सामूहिक प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जो कि चीज़ें यहाँ पे इसके उद्देश्य में बताई गई हैं। चलिए अब देखते हैं कि ब्रिक्स में भारत के लिए अवसर क्या है। जैसे वही था अवसर व चुनौतियां हमारा टॉपिक था, इस तरह का प्रश्न बन सकता है ब्रिक्स को लेके। तो देखो यहाँ बताया जा रहा है कि क्या क्या अवसर है। पहला कि आर्थिक और व्यापारिक हित, ठीक है। इसमें देखो बताया जाएगा ब्रिक्स देशों के मध्य व्यापार संभावनाएं अधिक है। जैसे कि अगर व्यापार संभावनाएं अधिक होंगी तो क्या क्या लाभ होगा? रोजगार का सृजन होगा, जीडीपी में योगदान बढ़ेगा, निर्यात में वृद्धि होगा, क्योंकि इन आपस के देशों में अगर एक्सपोर्ट वगैरह होगा तो ऑब्वियस से जो कि जीडीपी वगैरह हमारा बढ़ेगा। अब भारत की वैश्विक साख में भी वृद्धि होगी। ऑब्वियसली जब इंडिया का जो कि इकोनॉमी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तो वैश्विक साख में वृद्धि होगी ही होगी। तो इस तरह से जो कि ये इकोनॉमिक लाभ हमने देख लिया। फिर देखो बताया जा रहा है कि और क्या लाभ है? ब्रिक्स भारत को चीन के साथ सुरक्षा मामलों पर बातचीत व व्यापार। सेकंड पॉइंट में हम लोग देख रहे थे, बोला जा रहा है, थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो गया था, सॉरी। फिर से देख रहे थे सेकंड पॉइंट। ब्रिक्स भारत को चीन के साथ सुरक्षा मामलों पर बातचीत व व्यापार का अवसर प्रदान करता है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि भारत और चीन का अक्सर कुछ न कुछ सीमा को लेकर तनातनी बना रहता है, जिससे उनके बीच में डायलॉग वगैरह थोड़ा-सा बंद हो जाता है। तो जो ब्रिक्स का जब समिट वगैरह होता है, तो दोनों देश जो कि एक मंच पे आ जाते हैं, तो हो सकता है जो इनके जो डायलॉग थोड़े बहुत बंद हो गए हैं, तो वहाँ पे इनको अवसर प्रदान करता है कि आप बातचीत कर लीजिए, अपने जो मुद्दे हैं उसको रिज़ॉल्व करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। तो इस तरह से जो कि ये हेल्प करता है भारत का।
फिर देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रिक्स जैसे गैर पश्चिमी संगठन में भारत की उपस्थिति भारत को पश्चिम देश व अन्य देशों के साथ संतुलन बनाने में सहयोग देता है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि देखो, जैसे भारत पे आरोप लगता रहता है कि भारत जो कि ज़्यादातर यूएसए के ग्रुप में चला गया है, यूएसए की बात ज़्यादा मानता है, तो ये आरोप लगता है। लेकिन ब्रिक्स में देखो कि यूरोपीय कंट्री नहीं है, यूएसए नहीं है, तो ये एक गैर पश्चिमी संगठन के रूप में अगर भारत इसका मेंबर है, तो ये एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश करता है कि देखो, हम पूरी तरह से यूएसए की तरफ नहीं है, पूरी तरह से यूरोपियन कंट्री पर डिपेंड नहीं है, हम जो कि और जो विकासशील देश है उनके साथ भी हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने और स्पष्ट करने के लिए लिख दिया एक लाइन कि भारत का झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ नहीं है, यह बताने में जो कि ब्रिक्स काफ़ी जो कि मदद करता है, क्योंकि यह एक गैर पश्चिमी संगठन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि ब्रिक्स एससीओ जैसे जो ब्रिक्स है, एक एससीओ जो है, ये जो संगठन है, इससे देखो भारत की वैश्विक प्रोफाइल बेहतर बनती है, जो भारत को वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता के रूप में सामने आने का अवसर प्रदान करता है। कहने का मतलब ये देखो, वही कि गैर पश्चिमी संगठन है और भारत का झुकाव पश्चिम देशों की तरह नहीं है केवल, और ना ही केवल जो कि हमारे इधर के देश है, गैर मतलब जो गैर पश्चिम से केवल उधर भी नहीं है। तो ये क्या बताता है कि इंडिया जो कि एक बैलेंस कंट्री, जो कि यूएसए की तरफ भी अपने प्रॉफिट के हिसाब से, अपने राष्ट्र हित के हिसाब से पश्चिमी देशों के साथ भी जुड़ता है और गैर पश्चिमी देशों के साथ भी जुड़ता है। तो ब्रिक्स एससीओ जैसे संगठन में भारत के शामिल होने से ये भारत को एक क्या होता है, वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता के रूप में सामने लाने का अवसर प्रदान करता है। तो वही बात है, थोड़ा-सा घुमा के भी की गई है। अब देखो, ब्रिक्स की उपलब्धियाँ देख लेते हैं क्या-क्या है, थोड़ा-सा उसको भी हम समझ लेंगे। यहाँ पे देखो बताया, जैसे कि ब्रिक्स ने देखो ऐसे-ऐसे मैं कर देता हूँ, थोड़ा-सा ऐसे और अच्छा लगता है, ठीक है। ब्रिक्स में देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है ब्रिक्स द्वारा, जो कि आपको लोन वगैरह लेना है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड वगैरह करने के लिए, तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि आकस्मिक रिजर्व की व्यवस्था की गई है, कुछ इमरजेंसी वाला चीज़ है, प्रोविज़न है, तो वहाँ पे भी आपको जो कि रुपए वगैरह मिल जाएँगे लोन के तौर पे। फिर दूसरा बात यहाँ बोला जाए कि ब्रिक्स था, उन्होंने आईएमएफ में सुधार के लिए प्रपोज़ल पेश किया था 2010 में, कोटा और शासन सुधार प्रस्ताव, जो कि 2017 या 18 में मान लिया गया है, ये पारित हो गया है। तो यानी कि ब्रिक्स का अहम रोल था कोटा और शासन वाला जो आईएमएफ का था प्रोविजन, उसमें सुधार करने में। नेक्स्ट बोला जाए कि व्यापार और निर्यात में वृद्धि करने में ब्रिक्स की काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही है। जैसे देखो बताया जा रहा है कि ब्रिक्स देशों की वैश्विक निर्यात 8% से बढ़कर 16% हो गई। यानी कि जब ब्रिक्स नहीं बना था, तो उसके पहले ये जो देश थे, इनका जो व्यापार था वैश्विक स्तर पर, इनमें अगर देखेंगे तो ये 8% था, लेकिन ये जो कि बढ़कर अब ब्रिक्स के संगठन के बाद देखेंगे तो 16% हो गई, लगभग दोगुना हो गई है। तो इस ये ब्रिक्स की काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि बहुस्तरीय संचार तंत्र। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं कि केवल हम इकोनॉमी की बात करते हैं, और भी जो सोशल मुद्दे होते हैं वो उसको भी हम लोग शामिल करके एक मल्टी लेयर जो कि संचार तंत्र की बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक और देखो यहाँ पे पॉइंट बताया जा रहा है ब्रिक्स के महत्व में, यूएन जैसे वैश्विक मंच पर विकासशील देशों का सामूहिक आवाज बनना। तो ये यहाँ पे देखो काफी, ब्रिक्स के बारे में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 पॉइंट में ही पूछा जाएगा। पहला, इसका क्या महत्व है, एक सेकेंड, इसका क्या महत्व है। दूसरा, इसमें क्या अवसर है, खासकर भारत के संदर्भ में, वो हमने देख लिया। थर्ड, इसमें क्या जो कि इसमें जो कि थर्ड जो कि पूछा जाएगा आपका कि क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, ठीक है? तो यही 3 टॉपिक के आधार पे ही आपसे जो कि ब्रिक्स पे क्वेश्चन बन सकता है। और ये तीनों पार्ट हम लोगों ने जो कि अपने इसमें आंसर में यहाँ पे शामिल किया डिस्कशन में। तो ये हमने ब्रिक्स की उपलब्धियाँ देख ली, काफ़ी इम्पोर्टेंट उपलब्धियाँ रही हैं। खासकर ये व्यापार और निर्यात के आधार पे देखेंगे, तो क्योंकि ये देखो व्यापार 8% से बढ़कर 16% हो गया है, दोगुना हो गया नियर अबाउट, ठीक है। और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है ब्रिक्स की। अब यहाँ पे देखो, अब इसकी चुनौतियाँ क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला, कि ब्रिक्स में देखेंगे तो चीन की प्रभावशीलता भूमिका है, यानी कि चीन जो कि काफ़ी प्रभावी अपनी बातों को रखने में काफ़ी इन्फ्लुएंस करता रहता है ब्रिक्स की नीतियों को बदलने में। तो यहाँ पे देखो बोला जाएगा, चीन इस मंच का प्रयोग यूएसए विरोधी के रूप में करता है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत देखो यूएसए से भी डील करता है। अगर ये जो ब्रिक्स है, ठीक है, ये अगर ब्रिक्स ऐसा प्रतीत होगा कि यह यूएसए विरोधी है, इसकी एक्टिविटी सभी यूएसए के अगेंस्ट होती है, या फिर उसके विपरीत होती है, तो यूएसए को लगेगा कि भारत इसमें मेंबर है इसका,
अब भारत भी हमसे हमारा एंटी हो गया है। तो इससे जो कि इंडिया का यूएसए से और पश्चिमी देशों से जो कि रिलेशन खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इस वजह से बोला जा रहा है कि जो आपका जो चीन की प्रभावशीलता है, यह एक जो कि भारत के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि चीन के अलावा जो भी और देश होंगे, ब्राज़ील, आपका रसिया रसिया तो मान लो चलो ये एंटी यूएसए है ही, और बाकी जो भी देश हैं आपके, ठीक है, साउथ अफ्रीका, उनके भी जो कि यूएसए से अपने रिलेशन खराब होते हैं। फिर दूसरा इनका इसमें जो चुनौतियाँ आती है वो आती है क्या, द्विपक्षीय मुद्दे, मतभेद वगैरह। ब्रिक्स के पाँचों देश विविध मुद्दों पर एक सहमति कठिन होती है, यानी कि जो पाँचों देश है कुछ न कुछ एक-दूसरे से जो हर मुद्दे, अगर कोई मुद्दा आता है कि हाँ, इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो कुछ न कुछ डिबेट हमेशा रहता है, तो वो जल्दी मतलब कि पास नहीं होते हैं, जल्दी सहमति नहीं बन पाती है। तो ये ऐसे इसकी वजह से देखोगे तो ब्रिक्स की जो एक संगठन है, इसकी जो महत्व है वो कहीं न कहीं कम हो जाती है, क्योंकि इससे इसकी उपलब्धियाँ रुकती हैं, इसके काम रुकते हैं। तो इस वजह से इसके महत्व जो कि में कमी आती है द्विपक्षीय मुद्दों की वजह से। फिर थर्ड देखो बताया जा रहा है कि व्यापार संबंधी चुनौतियाँ। अब देखो यहाँ बताया जा रहा है कि कम व्यापार का कारण प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति, यानी कि जो ब्रिक्स के देश देखोगे तो अक्सर जो कि संरक्षणात्मक नीति अपना लेते हैं और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे जो कि टैक्स वगैरह बढ़ा देते हैं, आपस में ही ये लोग बढ़ा देते हैं। तो मतलब कि बढ़ा देंगे तो इससे जो कि देखोगे तो व्यापार संबंधी काफ़ी चुनौतियाँ होती हैं। अब व्यापार मामलों में चीन का एकाधिकार मुद्दा, अब ये क्यों होता है, क्योंकि चीन जो कि अधिक से अधिक बल्क मात्रा में जो कि एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा जो कि करने लगता है। तो इस वजह से जो कि देश अपने संरक्षण की जो कि ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से चीन के साथ-साथ अदर देश पर भी ये ड्यूटी बढ़ जाता है। फिर देखो यहाँ पे बताया जाए कि बहुपक्षीय सुधार की 1 मिनट। इसी व्यापार संबंधी चुनौतियाँ में और हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो संभावनाएँ हैं ब्रिक्स के देशों में अभी, ठीक है? चूँकि ये 8 से 16% निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन आप देखोगे ये जो 5 देश हैं, चूँकि इनका संगठन इसीलिए हुआ था क्योंकि ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी। यानी कि या इसका मतलब कि मानना ये है कि ये अर्थव्यवस्था 2050 तक मतलब इनका जो रोल है वर्ल्ड के इकोनॉमी में महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगर इनकी जो संभावनाएँ अभी भी देखें तो स्टिल भले 8 से 16 हुआ है, डबल हुआ है, लेकिन अभी भी संभावनाओं के हिसाब से इनमें व्यापार कम हो रहा है, इनमें व्यापार के बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन ये जो कुछ प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति है, आपसी मतभेद है, वो जो उसकी वजह से जो कि ये व्यापार संभावनाएँ बढ़ नहीं पा रही है। तो ये ब्रिक्स के डेवलपमेंट में या उसकी उपलब्धियों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौती है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको देख लिया। नेक्स्ट है आपका बहुपक्षीय सुधार की धीमी प्रगति। जैसे यूएनएससी में सुधार करने के लिए दृढ़ प्रयास नहीं किया जाता है। जैसे यूएनएससी में सुधार करने के लिए ब्रिक्स द्वारा माँग तो की गई, लेकिन इसपे कुछ मतलब कि ज़बरदस्त प्रयास नहीं किया गया कि हाँ, बस एक बार आवाज़ उठा दे फिर छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। तो बहुपक्षीय जो सुधार है उसमें जो कि इनकी रोल काफ़ी धीमी है। तो इस ये जो कि एक चुनौती है। फिर नेक्स्ट बताया जाए कि जैसे ब्रिक्स के यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि इब्सा, जिसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील ऑलरेडी शामिल है देश, जैसे समूह पहले ही ब्रिक्स के समानांतर चल रहे हैं, जिससे ब्रिक्स की भूमिका कम हो जाती है। तो जैसे मान लो अगर चाइना को लेके कोई डिबेट है, कोई डाउट है, तो जो कि इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जो कि अपना एक ग्रुप बनाए हैं, यहाँ पे इब्सा एक ग्रुप है। तो ये अगर यहाँ पे ब्रिक्स में कोई कन्वर्सेशन नहीं हो पाती है ठीक से, तो ये इब्सा में अपना डील कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ब्रिक्स की महत्व थोड़ी बहुत कम हो जाती है। तो इस वजह से भी इसकी चुनौतियाँ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये थोड़ा-सा लाइन से बाहर हो गया था, लेकिन बताना ज़रूरी था पॉइंट, इसलिए आप अपने नोट्स में अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि ब्रिक्स राष्ट्र अपने विविधताओं को नियंत्रित कर साझा हित को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स प्लस फ्रेमवर्क के माध्यम से, अब ब्रिक्स प्लस क्या है आप लोग बोलोगे, तो ब्रिक्स प्लस दरअसल कुछ खास नहीं दोस्तों। ब्रिक्स में जो ब्रिक्स के मेंबर है वो तो हैं, साथ ही इसमें कुछ और मेंबर जो कि ऐड होना चाहते हैं, उन्होंने अपनी रुचि दिखाई है कि हमें भी आपके ग्रुप में ऐड होना है। तो ये और मेंबर ऐड हो गए तो ये 5 देश से बढ़कर 8 या 10 देश का ग्रुप हो जाएगा। तो ऐसे में जो कि और देश शामिल होंगे तो ऑब्वियस है और इकोनॉमी बूस्ट होगा और व्यापार बढ़ेगा। तो ये भी चाहते हैं कि हम भी शामिल हो। तो उसी को बोला जा रहा है ब्रिक्स प्लस फ्रेमवर्क, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे फिर से इसको समझ लेते हैं। ब्रिक्स राष्ट्र अपने विविधताओं को नियंत्रित कर साझा हित को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स प्लस फ्रेमवर्क के माध्यम से उदारीकरण, आर्थिक गेटवे प्रदान कर सकता है। साथ ही एनडीबी यानी जो आपका नेशनल डेवलपमेंट बैंक है का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदय से विकासशील देशों की स्थिति को और मजबूती करेगा,
जो कि विश्व बैंक आईएमएफ के साथ नवाचार में प्रतिस्पर्धा और सहयोग करेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि भैया आप जल्द से जल्द ब्रिक्स प्लस वाला काम करो। अगर ब्रिक्स प्लस वाला काम करोगे तो इससे क्या होगा कि जो और लोग हैं वो शामिल हो गए, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी एक्टिविटी और आपकी बढ़ेगी। ठीक है, पहला ये इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ेगी तो सबकी जीडीपी वगैरह बढ़ेगी, रोजगार वगैरह बढ़ेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, पॉवर्टी वगैरह कम होगी, एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ेगा। तो इकोनॉमी तो मेन है। फिर उसके बाद पहला पॉइंट हमने इकोनॉमी देख लिया। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि इससे देखो जो एनडीबी है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, इसमें और देश का जो कि योगदान शामिल होगा एनडीबी का। तो एनडीबी धीरे धीरे जो वैश्विक स्तर के बैंक है जैसे कि आपका विश्व बैंक है, आईएमएफ है, इनके साथ थोड़ा सा कंपटीशन एनडीबी का बढ़ेगा, तो एनडीबी में भी नवाचार वगैरह आएगा। और एनडीबी में नवाचार आएगा, एनडीबी जो कि बेहतर होगा, तो ऑब्वियस है जो विश्व वैश्विक बैंक है ये भी अपने आप को जो कि सुधार करेंगे, तो इनमें भी सुधार आएगा। तो इस तरह से जो कि आपका एक अच्छा सा कंक्लूजन होता है कि ब्रिक्स प्लस फ्रेमवर्क अपनाने के माध्यम से उदारीकरण आर्थिक गेटवे प्रदान कर सकता है, जिससे एनडीबी में भी नवाचार और इसमें भी वृद्धि देखने को मिल सकता है, जो कि विकासशील देशों के स्थिति को और यह मजबूत करेगा। क्यों? क्योंकि एनडीबी जो कि लोन देता है विकासशील देशों को प्रगति करने के लिए। तो इस तरह से हमने जो कि ये पूरा आपका जो ब्रिक्स वाला टॉपिक था ये हमने देख लिया है। चलो अभी जो भी चैनल में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।